नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रियात्मक शोध पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। क्रियात्मक शोध अपने आप में एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी LT भर्ती परीक्षा, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, आप TT का एग्ज़ाम देते हैं जिसमें CTET है, या फिर कोई भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो सभी में क्रियात्मक शोध अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, क्रियात्मक अनुसंधान में 7 सोपान किसने आवश्यक बताए हैं। जो क्रियात्मक जो अनुसंधान है, क्रियात्मक शोध है, उसमें 7 सोपान होते हैं। ये किसने बताया है? स्टीफन कोरे ने बताया है, एंडरसन ने बताया है, पीटरसन ने बताया है, ब्लेमेयर ने बताया है। तो इसका सही आंसर है, जो क्रियात्मक अनुसंधान में 7 सोपान बताए हैं वो हैं एंडरसन। तो एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान में 7 सोपान बताए, जिनमें पहला है इसमें सबसे पहले समस्या की पहचान करना है, ठीक। फिर है समस्या के संबंध में विचार विमर्श करना है। फिर है कार्य की योजना व उपकल्पनाओं का निर्माण है। फिर है तथ्यों का संकलन करना और जिन विधियों से आप उस अनुसंधान को सॉल्व कर रहे हैं उसका निर्माण करना है। योजना का क्रियान्वयन करना है। फिर तथ्यों का संकलन व निष्कर्ष करना है, और अंतिम में पूर्व के परिणामों से उसकी तुलना करना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में 7 जो सोपान हैं वो बताए हैं एंडरसन। तो एंडरसन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण क्या है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका अंतिम चरण क्या है? पहचान करना है, परिभाषित करना है, परिकल्पना का निर्माण है, या निष्कर्ष है। तो सिंपल सा पहचान करना तो पहला पद होता है, ठीक है। परिभाषा उसके बाद आप परिभाषित उसके बाद ही करेंगे, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे, और उसके बाद अंतिम में आप क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं कि जो आपने क्रियात्मक शोध किया हुआ है वो कितना जो है लाभदायक होने वाला है। तो उसके संबंध में आप निष्कर्ष निकालते हैं अंतिम में। तो अंतिम चरण इसमें होता है निष्कर्ष निकालना, या फिर हम कह सकते हैं पूर्व के परिणामों से उसकी तुलना करना। इसी प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। तो इनमें से क्या चीज़ है जो क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समाज की बुराइयां, बालकों में झगड़े की समस्या, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होती है? ये जो है शैक्षिक वातावरण में, विद्यालय में होने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये हर कहीं जो है बृहद स्तर पर इसे नहीं करते हैं। बृहद स्तर पर करने के लिए उसके लिए आपके पास भी मौलिक अनुसंधान होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च होते हैं। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान जो है एक कक्षा में होने वाली जो है, या स्कूल में होने वाली जो है एक छोटी प्रक्रिया होती है। तो पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं होगा, समाज की बुराइयां भी इसमें नहीं आएंगी। बालकों में झगड़ों की समस्या एक समस्या है, इसको हल करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर इसमें होगा C। तो क्रियात्मक अनुसंधान बृहद स्तर पर नहीं होता, बल्कि हम क्लास रूम लेवल पे इस चीज़ को करते हैं, स्कूल लेवल पे से करते हैं। इसी प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान प्रणाली के सोपान हैं। तो इनमें से क्या क्या जो है क्रियात्मक अनुसंधान प्रणाली के सोपान है? तो अभी मैंने 7 सोपानों की बात कही थी एंडरसन के अनुसार। तो उसमें देखिए, प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। तो विचार विमर्श करना दूसरा जो है इसका स्टेप होता है। योजना का चयन, या फिर समस्या का जो ज्ञान है, अब चयन तो करना पड़ेगा ना, क्या समस्या है, तो ये भी होता है। ये समस्या का समाधान इसमें किया ही जाता है। उपरोक्त सभी, तो सही आंसर इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो नहीं किया जा सकता है ना, ठीक। तो नंबर 1 है इसमें समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन करना, समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालना, कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो प्रश्न है हमारे पास कि क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं किया जाता है। तो देखिए, समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन तो करते ही करते हैं, ठीक है। समस्याओं का व्यवहारिक समाधान भी निकालते हैं, कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो देखो, सुधार भी करते हैं, जैसे कोई समस्या बालकों से संबंधित, झगड़े से संबंधित है तो सुधार तो लाना पड़ता है उसमें, ठीक है। नवीन ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना, वो आपका
जो है मौलिक रिसर्च में आ जाता है, यानी कि मौलिक अनुसंधान में आ जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं आएगा। जैसे बच्चे जो है क्लास में अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आ रही है उनकी, तो उसके लिए हम क्रियात्मक शोध करते हैं, या बच्चों को मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम क्रियात्मक शोध करते हैं। तो नवीन योगदान नहीं देते हम कुछ। अगर नवीन योगदान की बात आ रही है तो वो जो है मौलिक जो है अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करता है। यह परिभाषा दी है। क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। यह परिभाषा किसने दी है? कोठारी आयोग, मुदाइलर आयोग, रिसर्च इन एजुकेशन, या फिर सीमांत आयोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर जैसा कि आपको लग ही रहा है सी वाला है, रिसर्च इन एजुकेशन। तो NCERT, वैसे यहाँ पर आधा ही लिखा हुआ है, NCERT की परिभाषा ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। परीक्षा से संबंधित समस्याएं, विद्यालय प्रशासन से संबंधित समस्याएं, बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, या उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित जो है कौन से क्षेत्र इसमें आएंगे? तो परीक्षा है, बिल्कुल स्कूल के अंदर हो रही है परीक्षा, तो ये आएगा ही आएगा। विद्यालय प्रशासन से संबंधित समस्याएं, बिल्कुल मैंने कहा था विद्यालय के अंदर ही होती हैं। बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं ये भी होती हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की ओर देखना हमने। इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है। इसके परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, या फिर कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है। यह दैनिक समस्या समाधान में सहायक होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? इसका सही आंसर होगा जो क्रियात्मक शोध होता है इसको आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे, या इसे यूनिवर्सलाइज नहीं करोगे। इसका वैश्वीकरण आप नहीं कर सकते हैं, इसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते। तो जो बी है, बी के अनुसार क्या इसके परिणाम का सामान्यीकरण किया जा सकता है, जबकि क्रियात्मक शोध का जो है वो जो है उसका सामान्यीकरण नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर एक कक्षा के लिए होता है। अगर कोई समस्या का समाधान आपने एक कक्षा के लिए कर रखा है तो वो सभी कक्षाओं पर लागू नहीं होता, वो उसी कक्षा के लिए होता है। तो इसके अंतर्गत जो खोज की जाती है इसका क्षेत्र विस्तारित नहीं होता है, और जहाँ के लिए की जाती है वहीं प्रयोग होती है, वो कहीं दूसरी जगह प्रयोग नहीं होती है। तो इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है क्रियात्मक शोध के जो है कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है विद्यालय से, बिल्कुल है। छात्र से विद्यालय से है तो छात्र से भी होगा, और विद्यालय से है तो शिक्षक से भी होगा। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीयक सोपान है, यानी कि द्वितीय चरण है जो है उपकल्पना का निर्माण, तथ्य संग्रहण विधि, योजना का कार्यान्वयन, या फिर कार्यों के प्रस्तावों पर विमर्श करना। तो द्वितीयक सोपान है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो 7 सोपान है, पहला है इसमें समस्या का चयन या पहचान करना, दूसरा है समस्या के संबंध में विचार विमर्श करना या फिर उसे परिभाषित करना, फिर है कार्य की योजना व उपकल्पनाओं का निर्माण या फिर उसे उद्देश्यों का निर्माण करना भी कहते हैं। चौथा है इसमें तथ्यों का संकलन करने की विधियों का निर्माण करना या परिकल्पना निर्माण करना। पांचवा है योजना का क्रियान्वयन, जिसके अंतर्गत आप डाटा कलेक्शन करते हैं। छठा है तथ्यों का संकलन व निष्कर्ष निकालना, जिसे क्रियान्वयन करना भी कहते हैं। और सातवां है पूर्व के परिणामों से तुलना करना या फिर विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना। तो द्वितीय सोपान क्या है? वो है समस्या के संबंध में विचार विमर्श करना या फिर ये कह सकते हैं उसे परिभाषित करना। तो सही आंसर इसमें होगा डी। तो डी इसका सही आंसर है, कार्यों के लिए प्रस्तावों का विचार विमर्श करना। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है। तो क्या क्या उपकरण आप क्रियात्मक शोध में जो है इसमें से जो है प्रयुक्त कर सकते हैं या फिर उसके लिए आप जो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला इसमें अवलोकन। तो क्रियात्मक जो है शोध के लिए उपकरण अवलोकन किया जा सकता है। प्रश्नावली के माध्यम से भी आप जो है अवलोकन करते हैं। साक्षात्कार के अनुसार भी आप क्या करते हैं? समस्याओं का अवलोकन करते हैं या फिर जो है चेक करते हैं क्रियात्मक शोध की जो प्रक्रिया है उसको। तो सभी इसमें आंसर सही होंगे। तो सही आंसर इसमें
उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक शोध में जो प्रयुक्त होते हैं अवलोकन भी होता है, प्रश्नावली भी होती है और साक्षात्कार भी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने क्रियात्मक शोध पर जो है संबंधित क्वेश्चन किए हैं कुछ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके जो है आगामी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें लाभदायक सिद्ध होंगे। साथ में इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कुछ परिभाषाएं आती हैं और वो परिभाषाएं किन की हैं ये भी आता है। तो इसमें कुछ एक दो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें तो ये ध्यान रखना, जो क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध है इसके जनक पूछे जाते हैं, बहुत बार जनक पूछे जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। जनक हैं इसके स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे इसके जनक माने जाते हैं। तो इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। जो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक हैं स्टीफन एम कोरे हैं और इनकी ही परिभाषा जो है ज़्यादातर पूछी जाती है और इन्हीं को क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय भी जाता है। और इन्होंने 1953 में जो है क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में लाए थे। वैसे क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था कार्ल लेविन ने, ठीक है, कार्ल लेविन ने किया था सर्वप्रथम, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे ने किया था, ठीक है। तो ये भी इसमें पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ इसमें हो जाती है क्रियात्मक शोध में। बाकी एक इसमें मुनरो की परिभाषा आती है कि मुनरो की परिभाषा क्या होती है। वो कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की विधि है जिसमें प्राप्त सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये ध्यान रखना, जिस परिभाषा में आंशिक रूप से तथ्यों पर आधारित कोई परिभाषा आ रही है उसमें लिखा है कि आंशिक या पूर्ण रूप से इस टाइप की परिभाषा है, तो आप सीधा सीधा उसके लिए मुनरो की ओर जाएंगे। तो मुनरो ने ऐसा कहा था। जबकि और परिभाषाएं इसमें किसकी आती है, स्टीफन एम कोरे की परिभाषा आती है। तो वो परिभाषा क्या है स्टीफन एम कोरे की, वो है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन के लिए करते हैं। तो ये परिभाषा स्टीफन एम कोरे की है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हैं इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान में। आप जो है इससे संबंधित जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर लगभग इतने क्वेश्चन में आपके अगर कहीं अगर पूछा भी जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो इतने में से ही आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आपके लिए लाभदायक होने वाली ये वीडियो। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।